एक घने जंगल में चुड़ैल और नागिन एक दूसरे के आमने सामने होती है। दोनों आंखों में क्रोध की ज्वाला लिए एक दूसरे को घूरते हुए कहती है, मूर्ख चुड़ैल, तुझे मरकर भी मोह से मुक्ति नहीं मिली। अरे जिसे तू पाना चाहती है वो तेरा है ही नहीं। अरे ओ रेंगने वाली कीड़ी, अपने इस भाषण से मुझे मत पका। जीते जी उसकी थी, इसीलिए अब मरकर भी उसी की रहूंगी। अपने गोले पर वापस लौट जा, वरना। लगता है तू एक इच्छाधारी नागिन की शक्तियों से परिचित नहीं है। अगर तेरे पास शक्ति है तो मेरे पास भी भूतिया शक्ति है। मुझसे टकराकर तो खुद ही पछताएगी। आखिर एक चुड़ैल और नागिन के बीच ये घमासान क्यों हो रहा है? क्यों वो एक दूसरे को ललकार रही हैं? रुक करते हैं कहानी की शुरुआत की तरफ। शिवाली नागलोक की प्यारी और चुलबुली नागकन्या थी, जिसकी सुंदरता किसी अप्सरा समान थी। शिव की भक्ति में लीन रहने वाली शिवाली अपने नागिन रूप से ज्यादा अपने इच्छाधारी इंसानी रूप को पसंद किया करती थी। हालांकि वो पृथ्वी लोक पर अब तक नहीं गई थी, फिर भी इंसानों का रूप धारण कर वो अत्यंत प्रसन्न रहा करती थी। एक रोज जब वो शिव की प्रतिमा के सामने बैठी प्रार्थना कर रही होती है, तभी उसकी सखी वैशाली वहाँ आती है और शिव प्रतिमा के सामने खड़ी होकर शिवाली को आशीर्वाद देते हुए कहती है, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए बालिका, बस करो। क्यों हमारे ही मंत्रों से हमारे कानों को छलनी कर रही हो? विशाली सपोली, तू भी ना, क्या है? क्यों मेरी प्रार्थना में रुकावट बन रही है? चल जा यहाँ से। सपोली होगी तेरी सास। बस कर, इच्छाधारी तो बन गई, अब क्या अप्सरा बनने की इच्छा है तेरी? जी नहीं, मैं अपने नागिन जीवन से अति प्रसन्न हूँ। जा यहाँ से। क्यों मेरी पूजा में विघ्न डालती है? अब तू तो यहाँ भक्ति सागर में डूबी है, तो ठीक है, मैं ही अकेले पृथ्वीलोक की ओर प्रस्थान करती हूँ। पृथ्वीलोक? तू किस कार्य के लिए जा रही है पृथ्वीलोक? तू जहर पीना। जहर किस सर्प का है, कहाँ से आया, कौन लाया, इससे तुझे क्या लेना देना? तुझे भ्रमण पर चलना है तो बोल। मेंढक से पूछ रही है कि वो बारिश चाहता है या नहीं। चल वैशाली, शीघ्र ही चल। वैशाली से धरती लोक पर जाने की बात सुनकर शिवाली की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तभी दोनों अपने इंसानी रूप में नागलोक से पृथ्वी लोक पर पहुंच जाते हैं। दोनों अपने आसपास के इंसानों को देखने लगते हैं। तभी शिवाली की नजर सड़क किनारे बेंच पर बैठे एक लड़के पर जाती है, जो हाथ में किसी की फोटो लिए रो रहा होता है। शिवाली वैशाली को वहीं छोड़कर उस लड़के के करीब आती है तो देखती है कि उसके हाथ में किसी लड़की की तस्वीर है। चंचल, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? तुम्हारे कहने पर मैंने नौकरी करना भी मंजूर किया, अपनी माँ से चप्पल भी खाई, और तुम मुझे एक पल में छोड़कर चली गई। अभी मैं किसे बेबी कहूँगा, किसके ताने सुनूंगा? ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये चित्र वाली कन्या इस मनुष्य को दुखी करके कहीं चली गई है, जिसके कारण ये मनुष्य इतना विलाप कर रहा है। मुझसे तो इसका ये दुख देखा ही नहीं जा रहा। शिवाली उसे रोता देखकर उसके पास बैठकर उसके आंसू पोंछने लगती है। दुखी ऋषभ उसका मनमोहक सुंदर रूप देखकर अचंभित हो जाता है। तभी शिवाली कहती है, शांत हो जाओ। एक कन्या के पीछे इतने आंसू क्यों बहा रहे हो? वो कन्या नहीं, मेरी प्रेम कन्या, मेरा मतलब मेरी प्रेमिका है। अर्थात ये अपनी प्रेमिका के लिए रो रहा है। इतना रूपवान मनुष्य इस दुष्ट कन्या के लिए विलाप कर रहा है। नहीं, ये तुम्हारी प्रेमिका हो ही नहीं सकती। भला एक प्रेमिका अपने प्रेमी को इतने आंसू बहाने पर कैसे विवश कर सकती है? बुलाओ इस कन्या को, मैं इससे बात करती हूँ। कहाँ से बुलाऊं? वो स्वर्ग में गई है या नरक में, ये भी तो नहीं पता। क्या? अर्थात तुम्हारी प्रेमिका मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है, इसीलिए तुम इतना विलाप कर रहे हो? तो क्या मैं यहाँ आंसू बहाकर भीख मांगने बैठा हूँ, जो तुम मेरे आंसू पोंछने चली आई? जो इंसान अपनी प्रेमिका की मृत्यु हो जाने पर इतना दुखी हो सकता है, वो कितना प्रेम करता होगा उससे। काश ऐसा प्रेमी मेरे जीवन में होता। ऋषभ को अपनी प्रेमिका के लिए दुखी होता देखकर शिवाली उसे दिलासा देने के लिए अपनी बाहों में समेट लेती है। उसको स्पर्श करते ही शिवाली के भीतर एक खूबसूरत एहसास उमड़ उठता है
और ऋषभ भी उसकी आंखों में देखते हुए खो सा जाता है। दोनों एक दूसरे में खोए होते हैं। तभी वहाँ ऋषभ का दोस्त आर्यन आ टपकता है और कहता है, साले टर्की, ये बीच सड़क में किस लड़की की बाहों में लिपटा है तू? आर्यन तू कब आया? अभी जस्ट नाउ साले। ओ संस्कारी सी दिखने वाली मैडम, कौन सी मजबूरी में चिपक रही हो इससे आप? कैसे विचित्र शब्दों का प्रयोग कर रहा है ये मनुष्य। ऐसा लग रहा है जैसे मुंह से शब्द नहीं बल्कि कचरा निकल रहा है। ओ ब्यूटी पार्लर सी शक्ल की औरत, कौन सा धार्मिक धारावाहिक देखकर आई है जो इतनी शुद्ध हिंदी फुट रही है मुँह से? और पहले ये तो बताओ, Who are you to चिपकिंग माय दोस्त की बॉडी? टेल ना। अरे ओ दिन में चढ़ा के आया है क्या? वो बेचारी बस मेरे आंसू पोंछ रही थी। ऐसे बाहों में भर के कौन आंसू पोंछता है? साले तुम आंखों से रो रहा था या पूरे शरीर से? ए मनुष्य, अपनी जुबान को लगाम दो, नहीं तो मुझे क्रोध आ जाएगा। ये देखो, क्रोध आ जाएगा। अरे कितना आ जाएगा? 100-200 ग्राम। अरे इससे ज्यादा क्रोध तो मुझे आया अभी जब मैंने तुझे अपने दोस्त से लिपटे हुए देखा। शिवाली गुस्से में आकर अपना नागिन रूप धारण करने ही वाली होती है कि तभी उसकी सहेली वैशाली उसे ढूंढते हुए वहाँ आती है और दोनों वहाँ से पलक झपकते ही गायब हो जाती हैं। दोनों को यूं हवा में गायब होता देखकर जहाँ ऋषभ हैरान हो जाता है तो आर्यन सदमे के मारे बेहोश होकर गिर पड़ता है। तभी दोनों नागिन नागलोक लौट आती हैं। तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? कहा था ना मैंने, साथ आइयो, पर तू तो पृथ्वीलोक पर पहुँचते ही उड़नछू हो गई। और वो मनुष्य कौन था जिसके साथ तू खड़ी थी? नहीं जानती, लेकिन उस मनुष्य के स्पर्श से मेरे अंदर एक नए एहसास का संचार हुआ है वैशाली। मुझे उससे दोबारा मिलने जाना ही होगा। हाँ चली जाइयो, किंतु आज जो किया वैसा फिर मत करियो, अन्यथा मैं तेरे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। समय बीतता है। कुछ दिनों पर नागिन शिवाली फिर से पृथ्वी लोक पहुंच जाती है और ऋषभ को ढूंढने के लिए उसी सड़क किनारे रखे बेंच पर बैठ जाती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। वो कुछ दूर उसी सड़क पर चलती रहती है। तभी अचानक वो एक लड़के से टकरा जाती है जो कोई और नहीं बल्कि ऋषभ का दोस्त आर्यन होता है, जो शिवाली को अपने सामने देखकर फिर से बेहोश होकर गिर पड़ता है। ये मूर्ख मनुष्य यहाँ है तो वो रूपवान मनुष्य भी यही कहीं होगा। उसके इतना बोलते ही सामने से आ रहा ऋषभ उसे दिख जाता है। ऋषभ शिवाली को देखकर चौंक जाता है। तभी देखता है कि आर्यन जमीन पर पड़ा हुआ है। क्या किया तुमने मेरे दोस्त के साथ? मैंने तो इसे हाथ तक नहीं लगाया। अरे तो इसे ऐसे जमीन पर कौन बिखेर कर चला गया? और तुम तो उस दिन गायब हो गई थी ना, कैसे? और आज? मैं यहाँ तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने ही आई हूँ। इतना कहकर शिवाली उसकी आंखों में देखने लगती है। तभी दोनों की बातें होती हैं और शिवाली उसे एक दिन अचानक गायब होने के बारे में झूठी कहानी बताती है और उससे दोबारा मिलने का वादा करके वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। ऐसे ही वो ऋषभ से मिलने पृथ्वी लोक आती रहती थी। अपने प्यार के छोड़ जाने से दुखी ऋषभ को भी उससे मिलकर अच्छा महसूस होने लगा था। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है। एक दिन ऋषभ शिवाली का हाथ पकड़कर उसके करीब आकर बोलता है, शिवाली, मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये सुनकर शिवाली उसे लेकर वहाँ से गायब हो जाती है और दोनों एक घने जंगल में पहुँच जाते हैं। अचानक से जंगल में आने पर ऋषभ हैरान हो जाता है। तभी शिवाली अपने अर्धनागिन अवतार में आ जाती है। आज तुमने खुलकर मुझसे अपने हृदय की सारी बातें कही है, इसीलिए शांत जगह पर तुम्हें लेकर आई हूँ ताकि तुम्हें एक सच्चाई बता सकूं। और सच्चाई ये है कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्रेम करने लगी हूँ। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? तुम एक इच्छाधारी नागिन हो? हाँ, और अगर ये सच जानकर तुम अपने कहे हुए शब्दों को वापस ले लोगे तो मुझे कोई अचंभा नहीं होगा। ऐसा नहीं है शिवाली, मुझे तुमसे प्यार है तो तुम्हारी सच्चाई को मानना जरूरी है। उसकी ये बात सुनकर शिवाली अपने अर्धनागिन अवतार से इंसानी रूप में आकर उसके गले लग जाती है। दोनों एक दूसरे की बाहों में समाये हुए थे। तभी कुछ दूरी पर एक भयानक साया प्रकट होता है जो अपनी डरावनी आवाज में कहता है, जिसके लिए मैं वापस लौटी हूँ वो किसी और की बाहों में लिपटा हुआ है। आगे
आखिर ये भयानक साए वाली औरत कौन है और वो किसके लिए वापस लौटी है? क्या वो ऋषभ की बात कर रही है? ये जानेंगे कहानी के अगले भाग में। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे नागिन शिवाली की मुलाकात ऋषभ नाम के इंसान से होती है। कुछ समय बाद वो एक घने जंगल में उसके सामने अपने नागिन होने के राज का पर्दाफाश करती है और साथ ही आपने देखा कि उसी समय कुछ दूरी पर एक भयानक साया दिखाई पड़ता है। वो साया किसका था, जानने के लिए कहानी को आगे जानते हैं। कौन है ये छिपकली जिसकी बाहों में मेरा ऋषभ समाया हुआ है? मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। वो डरावनी चुड़ैल गुस्से में उन दोनों की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगती है कि उसके पलक झपकाते ही शिवाली और ऋषभ वहाँ से गायब हो जाते हैं और उनको इस तरह गायब होते देखकर चुड़ैल हक्की बक्की रह जाती है और हैरानी से कहती है, कहाँ गए वो दोनों? अभी तो यही थे। मेरी आंखों के सामने एक दूसरे से चिपके पड़े थे। उन्हें धरती खा गई या फिर आसमान निगल गया या फिर मुझे वहम हो रहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। चुड़ैलों को आज तक कभी वहम नहीं हुआ। मैं जिसके लिए यहाँ लौटी हूँ उसके पास जाकर ही मुझे सच का पता लगाना होगा। यहाँ चुड़ैल जंगल में ऋषभ को किसी लड़की के साथ देखकर अपने ख्यालों में उलझ जाती है। तो वहाँ शिवाली नागलोक और ऋषभ अपने घर पहुँच चुके थे। शाम के समय ऋषभ अपने कमरे में बैठा शिवाली के ख्यालों में खोया खुद से कहता है, भगवान आप ना जबरदस्त हो। मतलब मेरा दुख आपसे देखा नहीं गया तो मेरे लिए दूसरे गोले से लड़की भेज दी और दूसरे गोले में भी नाग गोले, मेरा मतलब नागलोक से। मेरी जिंदगी की गाड़ी तो आपने सैड ट्रैक से एडवेंचर ट्रैक पर ला दी है। कितनी सुंदर है शिवाली, उसे देखकर आंखों में चमक आ जाती है। ऋषभ शिवाली के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके कमरे की लाइट्स फड़फड़ाने लगती है। साथ ही खिड़की दरवाजों के पर्दे भी जोर जोर से उड़ने लगते हैं। कुछ ही देर में फड़फड़ाती लाइट्स बंद हो जाती है और घना अंधेरा छा जाता है। ऋषभ को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तभी अचानक से उसका फोन बजने लगता है। डर के मारे फोन उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर जाता है और फोन से आवाज आती है, ऋषभ बेबी, फोन उठाओ ना, मैं वापस आ गई हूँ। अंधेरे में इतनी डरावनी आवाज सुनकर ऋषभ का डर के मारे बुरा हाल था। वो धीरे धीरे फोन के करीब जाता है। तभी अचानक लाइट्स ऑन हो जाती है। वो जल्दी से अपना फोन उठाकर जैसे ही पीछे मुड़ता है तभी सामने भयानक चुड़ैल को देखकर डर के मारे जमीन पर गिर पड़ता है। क्या हुआ ऋषभ, मुझसे डर क्यों रहे हो? मैं तो तुम्हारी खुशी हूँ ना, मुझसे क्यों डर रहे हो फिर? आओ मेरे पास आओ मेरी बाहों में। दूर रहो। कौन हो तुम? कौन हूँ मैं का क्या मतलब है? नहीं जानते तुम मुझे? नहीं जानते? जिंदगी में दूसरी लड़की क्या आ गई? अपने पहले प्यार को भूल बैठे। कितने भुलक्कड़ इंसान हो। अब डर के मारे तुमने हकलाना चालू कर दिया। हाँ, चंचल हूँ मैं, तुम्हारा पहला प्यार। चुड़ैल के मुंह से ये सब सुनकर ऋषभ का सारा डर हैरानी में बदल जाता है। वो चुड़ैल को अच्छी तरह घूर घूर कर उसके इर्द गिर्द घूम घूम कर देखते हुए कहता है, तुम चंचल हो? कहाँ से? कुछ भी बकवास कर रही हो। यहाँ तुम्हारा थोपड़ा देखकर डर के मारे मेरे प्राण पखेरु होने वाले थे। अपने प्यार को पहचान नहीं पा रहे हो ऋषभ? समझ सकती हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब मैं मरकर चुड़ैल जो बन गई हूँ, लेकिन तुम्हें अभी मैं अपने चंचल होने का प्रूफ देती हूँ। तुम्हें याद है ना, जब हम हॉस्टल के सामने किस कर रहे थे और कैसे उस गार्ड ने डंडे से सूत कर तुम्हारी बैठक सुझाई थी, जिसके कारण पूरे 2 हफ्ते तक मैं बैठने के लिए तड़पता रहा। ये बात तो बस चंचल और आर्यन ही जानते हैं। क्या सच में चंचल चुड़ैल बन गई है? ऋषभ सोच में पड़ा ही होता है कि तभी वहाँ शिवाली अपने अर्धनागिन अवतार में प्रकट होती है। चुड़ैल शिवाली को आधा सांप और आधा इंसानी रूप में देखकर पहले तो हैरानी से घूरती है, फिर वो उसके चेहरे को ध्यान से देखती है तो उसे याद आता है कि ऋषभ उसी लड़की की बाहों में जंगल में था। शिवाली, तुम यहाँ इस वक्त क्यों, कैसे, किस लिए? मुझे तुम्हारी याद यहाँ खींच लाई मेरे प्रेमी। क्यों, मेरा रात्रि में यहाँ आना उचित नहीं है क्या? ओ इनावर, तू कौन है?
और किस हक से मेरे ऋषभ के साथ ऐसे चिकनी चुपड़ी बातें कर रही है? इनावर, ये कैसा विचित्र शब्द है। और ऋषभ, ये कुरूप नारी आखिर है कौन? कुरूप? यू कॉलिंग मी अगली? कुरूप होगी तेरी अम्मा। तेरे जैसी आधी इंसान आधी जानवर को इनावर ना कहूँ तो क्या कहूँ? हाँ, तभी शिवाली अपने इंसानी रूप में आती है और उसी समय ऋषभ का दोस्त आर्यन गुनगुनाते हुए मस्ती में उसके घर आता है और उसे आवाज लगाते हुए उसके कमरे में आता है। वहाँ चुड़ैल और गायब होने वाली शिवाली को देखकर फिर से बेहोश होने वाला होता है कि तभी ऋषभ उसे संभालते हुए कहता है, साले बस कर, भांग खाकर मुझसे मिलने आता है क्या? जब देखो बेहोश हो जाता है। दिख नहीं रहा कैसी मुसीबत में फंसा हूँ मैं? अबे तेरी जिंदगी में क्या झोल झपाटा चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऋषभ, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? आखिर कौन है ये कुरूप नारी जो मुझ नागिन से बार बार प्रश्न पूछ रही है? नागिन? अच्छा, तो तू एक इच्छाधारी नागिन है। तभी जंगल में तुम दोनों अचानक से गायब हो गए थे। मायावी कपटी रेंगने वाली जानवर। नागलोक के सारे नाग मर गए थे जो तू मेरे ऋषभ को अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहती है। एक नागिन को इतने कटु वचन कहने का दुस्साहस कैसे किया तूने? शिवाली की आंखों में गुस्से की ज्वाला साफ दिखाई देती है। माहौल को बिगड़ता देखकर आर्यन दोनों के बीच कूदते हुए कहता है, स्टॉप! नॉनसेंस औरतों! चलो, लगता है ये आर्यन संभाल लेगा। मेरे दोस्त को भी तो कुछ बोलने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं? इससे अच्छा तो ये बोलता ही नहीं। ठीक है तो शिवाली, फिर मीट माई एक्स गर्लफ्रेंड चंचल, हु बिकम अ चुड़ैल, और चुड़ैल मीट माई न्यू गर्लफ्रेंड शिवाली, शी इज अ इच्छाधारी नागिन। ऋषभ की भाषा शिवाली को समझ नहीं आती। तभी शिवाली के हाथ पर बना सर्प का निशान लाल होने लगता है। वो ऋषभ की तरफ देखती है और कुछ कहने से पहले ही तुरंत वहाँ से गायब होकर नागलोक लौट आती है। उधर अपने पहले प्यार को एक नागिन के प्यार में पड़ता देखकर चुड़ैल भी झटके से वहाँ से गायब होकर जंगल में लौट आती है और गम के सागर में डूब जाती है और खुद से कहती है, भरी जवानी में पहले मैंने अपनी जान गंवाई, मरने के बाद चुड़ैल बनकर ये भद्दी भुंडी शक्ल ले पाई। अब मेरे प्यार ने ही मुझसे कर ली बेवफाई। मेरी खोपड़ी एकदम सुन पड़ गई है। क्या मुझे लौट जाना चाहिए? नहीं नहीं, मैं निराश नहीं हो सकती। मौत के सागर में डुबकी लगाकर मैं यहाँ सिर्फ अपने प्यार ऋषभ के लिए आई हूँ। एक बार उसे छोड़ चुकी हूँ, अब दोबारा नहीं छोड़ सकती। यहाँ चुड़ैल खुद से बातें कर रही होती है तो वहाँ नागलोक में शिवाली अपने हाथ पर बने सर्प के निशान को देखकर कहती है, आखिर मुझे नागलोक लौटने का संकेत किसने दिया? मैंने, ताकि बिना कुछ जाने तुम जो मूर्खता करने जा रही थी उसके प्रति तुम्हें आगाह कर सकूं। तुम्हारे कहने का क्या तात्पर्य है? तुम्हें कुछ पता भी है? वहाँ पृथ्वी लोक पर ऋषभ मुझे उस कुरूप स्त्री के बारे में बता ही रहा था कि तभी वो कुरूप स्त्री उस मानव का पहला प्रेम है जो मरने के बाद एक भयानक चुड़ैल बन गई है। आओ मेरे साथ। इतना कहकर वैशाली शिवाली को जादुई गोले के पास ले जाती है और उसे चुड़ैल की पिछली जिंदगी की झलक दिखाते हुए सब बताती है। ये सब जानकर शिवाली हैरान रह जाती है और वैशाली उसे वापस पृथ्वी लोक ना जाने की सलाह देती है, लेकिन वो नहीं मानती। नहीं वैशाली, मैंने ऋषभ से प्रेम किया है, वो भी सच्चा प्रेम। मैं उस चुड़ैल से नहीं डरती, वो तो वैसे भी मर चुकी है। अपने प्रेम को पाने के लिए यदि मुझे उस चुड़ैल से टकराना भी पड़ा तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। इतना कहकर शिवाली नागलोक से वापस पृथ्वी लोक ऋषभ के घर पहुंचती है। तभी वो चुड़ैल भी वहां आ जाती है। दोनों को फिर से अपने घर में देखकर ऋषभ और आर्यन को कुछ समझ नहीं आता। तभी चुड़ैल और नागिन एक साथ कहती है, ऋषभ मेरा है, फैसला एकांत में हो तो ही भलाई है, दुष्ट चुड़ैल। इतना कहकर शिवाली अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग कर सबको वहाँ से गायब कर जंगल में ले आती है, जहाँ पहुंचकर आर्यन ऋषभ से कहता है, ये सब क्या हो रहा है? ये तो ये दोनों ही बता सकती हैं। पता नहीं अब ये दोनों क्या करने वाली हैं। इस तरह नागिन और चुड़ैल एक दूसरे के आमने सामने होती है। आखिर अपना प्यार पाने के लिए दोनों किस हद तक जाएंगी? क्या होगा दोनों के बीच? जानने के लिए बने रहिए कहानी के अगले भाग के साथ। पिछले भाग में आपने देखा कि ऋषभ की प्रेमिका चंचल एक भयानक चुड़ैल बनकर वापस लौट आई थी
साथ ही जब नागिन शिवाली से उसकी मुलाकात होती है, आखिर में दोनों ऋषभ और आर्यन को लेकर उस घने जंगल में पहुंचती हैं और दोनों एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। माना कि तो ऋषभ का पहला प्यार है, लेकिन अब ऋषभ मुझसे प्रेम करता है, इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि तू जहाँ से आई है ना चुड़ैल, वहीं वापस लौट जा। मैं वापस आ गई हूँ अपने प्यार को पाने के लिए और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ ऋषभ तुझसे कोई प्यार नहीं करता, बल्कि तूने उसे अपने वश में किया होगा। ऋषभ बस मेरा है, कुरूप चुड़ैल। नहीं, मेरी खोपड़ी में तो जैसे दिमाग ही नहीं है। तूने कहा और मैं मान लूं कि ऋषभ तेरा हो गया। ऋषभ मेरा है। कहा ना वो केवल मुझसे प्रेम करता है। वो मुझसे प्यार करता है। दोनों को ऐसे बहस करता देखकर ऋषभ पागल हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वो जोर से चिल्लाकर कहता है, बस करो पागल, और तो तुम दोनों का दिमाग चल गया है क्या? अरे मेरे पीछे लड़ने बैठी हो, लेकिन मुझसे तो पूछ लो कि मैं क्या चाहता हूँ, किसको चाहता हूँ। तुमसे क्या पूछना, तुम पर केवल मेरा हक है। ओहो, पहली बार जिंदगी में नागिन और चुड़ैल देखी एक साथ, वो भी एक चीपड़े से इंसान के लिए लड़ते हुए। आज समझ आ गया, औरत चुड़ैल हो या नागिन, एक चीज के पीछे नहा धोकर पड़ जाती है। और बेटा तेरे पीछे तो एक जहर, तो दूसरी खून पीकर पड़ गई। तू चुप हो जा। हाँ ऋषभ, तो फैसला तुम ही कर दो कि तुम किससे प्रेम करते हो और किससे नहीं। सोच समझकर फैसला लेना ऋषभ, वरना। दोनों की गुस्से वाली नजर देखकर ऋषभ की समझ में नहीं आता कि आखिर वो करे तो क्या करे। जिसके बाद वो गहरी सांस भरकर कहता है, देखो, ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। मैं इतनी जल्दी इन वीरान घने जंगल में तुम दोनों के डर से अपनी जिंदगी के साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता, इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम दो सोचने के लिए। इसमें विचार करने जैसा है ही क्या ऋषभ? तुम बिना किसी डर के अपना निर्णय सुनाओ। तुम्हारी रक्षा के लिए मैं सदैव तुम्हारे आगे खड़ी हूँ। ये चुड़ैल तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। उसका बाल बांका नहीं, अपने और उसके बाल बच्चे पैदा करूंगी, लेकिन अभी तो तेरी बोटी बोटी करूंगी मैं। इतना कहकर चुड़ैल नागिन शिवाली पर टूट पड़ती है। दोनों में हाथापाई होती है। ये देखकर आर्यन डर के मारे ऋषभ की गोद में चढ़कर कांपने लगता है। तभी शिवाली उस चुड़ैल को जोर से धक्का देती है और चुड़ैल हवा में उड़ती हुई एक पेड़ से टकराकर जमीन पर आ गिरती है। चुड़ैल संभल कर उठती है। तभी दोनों एक दूसरे को गुस्से में देखती हैं। मूर्ख चुड़ैल, तो मरकर भी मोह माया से मुक्त नहीं हुई। अरे जिसे तू पाना चाहती है वो तेरा अब रहा ही नहीं। अरे ओ रेंगने वाली कीड़ी, अपना ये भाषण देकर मुझे मत पका। मैं जीते जी भी ऋषभ की थी और मरकर भी उसी की रहूंगी। जा, अपने गोले पर वापस लौट जा, वरना। लगता है तू एक इच्छाधारी नागिन की शक्तियों से भली भांति परिचित नहीं है। तेरे पास शक्तियाँ है ना, तो मेरे पास भी भूतिया शक्तियाँ हैं। मुझसे टकराकर तो खुद ही पछताएगी। इतना कहकर चुड़ैल दोबारा शिवाली पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी शिवाली अपने अर्धनागिन अवतार में आकर चुड़ैल पर अपने नेत्रों से अग्नि बरसाती है, पर चुड़ैल पर उसका कोई असर नहीं होता। तभी चुड़ैल अपने नुकीले नाखूनों से उसके दोनों हाथ घायल कर देती है। नागलोक से जादुई गोले पर ये सारा हाल वैशाली देख रही थी। शिवाली को यूं घायल होता देखकर वो चिंता में पड़ जाती है और शीघ्र ही नागराज को इस विषय के बारे में सूचित करती है और उनकी आज्ञा से शिवाली को वापस नागलोक लाने के लिए पृथ्वी लोक पर जाकर जंगल में प्रकट होती है और अपनी शक्ति का प्रयोग करके पूरे जंगल में धुएं का गुब्बार फैला देती है। धुएं के कारण चुड़ैल को कुछ दिखाई नहीं देता, जिसका फायदा उठाकर ऋषभ और आर्यन जंगल से निकल भागते हैं और वैशाली घायल शिवाली को नागलोक ले आती है, जहां नागराज भी मौजूद होते हैं। देख लिया अपनी मूर्खता का परिणाम। इस प्रकार विस्मय की दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं है। वैशाली के मुख से सब सुन चुके हम। मैंने जो किया अपने प्रेम की खातिर किया। नागराज, मेरी भूल को क्षमा करे। इतना कहकर घायल शिवाली मूर्छित हो जाती है। तो उधर जंगल से बचकर गिरते पड़ते ऋषभ और आर्यन घर लौटते हैं
और आते ही घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर झट से सोफे पर सिकुड़ कर बैठ जाते हैं। आर्यन तो सदमे के कारण अभी भी कांप रहा होता है। तभी ऋषभ उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, भाई भाई तू ठीक तो है ना? ठीक? अबे साले कमीने, पहले ये बता हम जिंदा तो हैं कि निपट गए? क्योंकि जीते जी चुड़ैल नागिन को पागलों की तरह लड़ते देखा। अपने जिंदा होने का एहसास नहीं हो रहा मुझे। यार अपनी आंखों देखी पर तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन है तो ये सच ना, वो चंचल चुड़ैल और शिवाली नागिन एक दूसरे से कैसे मुकाबला कर रही थी? एक बात बता, तेरी पहली वाली को क्या खुजली थी जो चुड़ैल बनकर दोबारा तेरी जिंदगी में अटपकी? अच्छी खासी कब्र में नहीं पड़ी रह सकती थी। वो तो अच्छा हुआ कि ऐन मौके पर एक सुंदर सी लड़की आसमान से टपक गई, जिसने धुआं करके हमें वहाँ से निकलने का मौका दे दिया। लेकिन वो आसमान से टपकी सुंदर लड़की थी कौन? इधर ऋषभ और आर्यन धुएं वाली लड़की के बारे में सोच रहे थे, तो उधर जंगल में धुआं छटने पर चुड़ैल देखती है कि जंगल में उसके अलावा कोई नहीं है। तभी वो गुस्से में आकर कहती है, कहाँ गई वो अधमरी नागिन? ये धुआं ना होता तो आज मैं अपने नाखूनों से चीर चीर कर उसे छलनी करके जमीन में काट देती। मुझसे मेरे प्यार को छीनने चली थी। ऋषभ कहाँ गया? कहीं वो अधमरी मेरे ऋषभ को लेकर तो नहीं चली गई अपने साथ? इस नागिन की मौत मुझ चुड़ैल के हाथों लिखी है। मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। चुड़ैल बहुत गुस्से में आ जाती है और रात्रि के समय पेड़ पर उल्टा लटककर नागिन को मारने की योजना बनाने लगती है। उधर नागलोक में जब शिवाली को होश आता है तो वो अपने कक्ष में होती है और नागराज को अपने सामने खड़ा देखती है। तभी वो उठकर बैठ जाती है। नागराज को नागिन शिवाली का प्रणाम। नागलोक की नाग कन्या होकर यहीं के नियमों का उल्लंघन करने के बाद तुम्हारा परिणाम किस तरह स्वीकार करे हम नागिन शिवाली? नागराज, सारी भूल मेरी है। यदि मैं इसे अपने साथ पृथ्वीलोक पर ना ले जाती तो ना ही नागलोक के नियमों का उल्लंघन होता और ना ही उस चुड़ैल के हाथों घायल होकर ये मूर्छित होती। क्योंकि उस चुड़ैल के शरीर में कारी भूतिया शक्तियों का वास है। वो मृत्यु को प्राप्त हुई स्त्री है, जिससे मुकाबला करने के लिए तुम्हें विशेष अभिमंत्रित शस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी, जो केवल तुम्हें तपस्या करने के या संपूर्ण नागिन शक्ति त्याग करने के बदले ही मिल सकती है। इसलिए उस मानव को एक स्वप्न समझकर भूल जाओ और अपने नागिन जीवन के कर्तव्यों का पालन करो। इतना कहकर नागराज वहाँ से गायब हो जाते हैं। उधर अंधेरे जंगल में उल्टी लटकी चुड़ैल को झाड़ियों में सरसराने की आवाज सुनाई देती है। वो झटके से पेड़ से नीचे कूदती है तो देखती है कि झाड़ियों के पास लाल साड़ी में कोई औरत खड़ी है। जंगल में ये औरत कौन है? कहीं मेरी तरह कोई चुड़ैल तो नहीं? इतना कहते हुए चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ती है। और आखिर इतने घने जंगल में कौन थी वो लाल साड़ी वाली औरत? चुड़ैल या कोई और नागराज की बात सुन, अब शिवाली का अगला कदम क्या होगा, जानेंगे कहानी के अगले भाग में। पिछले भाग में आपने चुड़ैल और नागिन के बीच हुआ घमासान युद्ध देखा, साथ ही जाना कि शिवाली चुड़ैल का मुकाबला क्यों नहीं कर पाई। अंत में चुड़ैल जंगल में लाल साड़ी पहने औरत को देखती है। कहानी को आगे जानने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। चुड़ैल उस लंबी लहराती चोटी वाली औरत को घूरते हुए उसके करीब पहुंचती है तो देखती है कि सामने एक आदमी बुरी तरह घायल पड़ा है और वो औरत उस आदमी का खून पी रही है। तभी वो औरत अपना डरावना रूप लिए चुड़ैल की ओर मुड़ती है। ओह माय डेविल, कौन है तू जो मुझे इस तरह उल्लू जैसी नजरों से ताड़ रही है? डायन, तुम एक डायन हो ना? हाँ, डायन हूँ मैं, अदाओं की रानी। खून पीकर बढ़ती है मेरी जवानी। चुड़ैल बनकर भयानक सूरत वाली डायन को देखूंगी सोचा नहीं था। तुम इस घने जंगल में? डायन घने जंगल में नहीं तो पार्क में भटकेगी क्या? क्यों आई है मेरे करीब? दूर हो जा, ये मेरे खून पीने का समय है। दूर हो जा वरना अपनी नागिन सी लहराती चोटी से तुझे पकड़कर तेरा शिकार कर लूंगी। नागिन का नाम भी मत लेना मेरे सामने डायन, वरना कहीं गुस्से में मैं तुम्हें ही न चबा जाऊं। क्यों, सांप के डसने से टपकी थी क्या तू? चुपचाप खून पी और अपनी जवानी बढ़ा। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है।
लेकिन डायन जाती हुई चुड़ैल के शरीर को अपनी लंबी चोटी से लपेटकर खींचकर अपने पास लाती है और उसके करीब आकर कहती है, या किसी नागिन की सताई है तू। उसकी बात सुनकर चुड़ैल हैरान रह जाती है। तो उधर ऋषभ अपना सामान लेकर आर्यन के घर रहने के लिए आ जाता है। उसका इतना सामान देखकर आर्यन कहता है, भाई सही किया तूने, जो बोरिया बिस्तर लपेट लिया और उस घर में रहा तो पता नहीं वो चुड़ैल और नागिन कब आ धमके। हाँ, मुझे लगा यही सेफ होगा। वैसे भी उस दिन के डर के मारे हालत ऐसी पतली हो गई कि क्या बताऊं। ठीक है भाई, ध्यान से जाइयो और मुझे मत भूलियो। वैसे भूल जाएगा तो भी अच्छा है। चल टाइम से निकल जा। घर से निकल तो आया, अब कहाँ निकल जाऊं? जहाँ जाने के लिए घर से निकला है। हाँ तो चला तो आया वहाँ। एक मिनट, तू अपना बोरिया बिस्तर लेकर गांव जा रहा है ना? तो फिर ओ भूतनी के, किस गधे ने कहा तुझे कि मैं गांव जा रहा हूँ? साले 2 लड़कियों के डर से मैं शहर छोड़ दूं क्या? फट्टू जैसी बातें कर रहा है। हट, अंदर आन दे। अरे वो दोनों कोई साधारण औरतें नहीं, एक चुड़ैल तो दूसरी जहरीली नागिन है। और मेरे घर क्यों आया तू साले? खुद तो मरेगा, साथ में मेरी भी कब्र खुदवाएगा। तू निकल यहाँ से। इतना कहकर वो उसे बाहर की तरफ धकेलने लगता है। घर से बाहर आते ही ऋषभ उसके पैरों में गिरकर जोर जोर से नौटंकी करते हुए बोलता है, यही दोस्ती, यही प्यार, मुझे मुश्किल में कैसे छोड़ सकता है तू यार? मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे चिकने, मेरे गीले, अपने बेसहारा दोस्त पर रहम खा यार। देख, इमोशनल अत्याचार मत कर, मेरे आंसू निकल जाएंगे। छोड़ कमीने, छोड़ मेरा पैर। नहीं छोड़ूंगा, और साले तूने घर में रहने नहीं दिया तो तेरे घर के बाहर धरने पर बैठ जाऊंगा। ऋषभ की नौटंकी देख आर्यन के गली मोहल्ले वाले वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके चलते आर्यन उसे पैरों से घसीटते हुए घर में ले आता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। इसी बीच जंगल में चुड़ैल डायन को अपने यहाँ आने का मकसद और नागिन से भिड़ंत के बारे में सारी कहानी बताती है। तो वहीं नागलोक में शिवाली चुड़ैल के खात्मे के लिए विशेष और अभिमंत्रित शस्त्र को शीघ्र प्राप्त करने के लिए वैशाली से बातें करती हुई कहती है, आखिर ऐसा क्या करूं जिससे मुझे विशेष प्रकार के शस्त्र प्राप्त हो जाए और मैं उस कुरूप चुड़ैल का विनाश कर सकूं। हर हाल में मुझे उससे जीतना है। मेरे तन बदन में ज्वाला भड़क रही है बदला लेने की। यदि तू इस मामले को लेकर इतनी गंभीर है तो नागराज के अतिरिक्त कोई तेरी सहायता नहीं कर सकता, और उन्हें राजी करने के लिए तुझे जरूरत है कुछ भावुक कथनों और चार बूंद अश्रुओं की। इतना कहकर दोनों मुस्कुराती हैं। कुछ समय बाद शिवाली आंखों में आंसू लिए नागराज के दरबार में पहुंचती है, जहां नागराज नाग सैनिकों से बातें कर रहे होते हैं। सहायता कीजिए नागराज, हमारी सहायता कीजिए। नागिन शिवाली, तुम अब तक हमसे सहायता की आशा किए बैठी हो। क्या तुम्हें हमारी बात स्मरण नहीं? एक तुझ से मानव के लिए तुम उस खूंखार चुड़ैल से मुकाबला करने के लिए इच्छा रखती हो। नागराज, अब बात केवल उस तुच्छ मनुष्य की नहीं है, बात नागलोक की हर नागिन के अस्तित्व की है। मैं उस दुष्ट चुड़ैल को हम नागिनों की शक्ति से भली भांति परिचित करवाना चाहती हूँ, ताकि भविष्य में उस जैसी कोई भी कुरूप चुड़ैल हम नागिनों से भिड़ने का प्रयास न कर सके। मेरी सहायता करे नागराज। मैं अपने नागलोक की सभी नागिनों को सर्वशक्तिशाली होने का प्रमाण देना चाहती हूँ उस चुड़ैल को। नागिन शिवाली के 4 बूंद आंसू और नागिनों के अस्तित्व की बात नागराज को उत्तेजित करने के लिए पर्याप्त थी, जिसके चलते वो शिवाली की सहायता करने के लिए मान जाते हैं। शिवाली प्रसन्न होकर तुरंत जादुई गोले में ऋषभ को देखती है, जो अपने काम पर जा रहा होता है। तो तभी इंसानी रूप धारण किए वो ऋषभ के पास पहुंचती है। उसे देखकर ऋषभ चौंक जाता है। इसे कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? शिवाली, तुम? ऋषभ, तुम सही सलामत हो। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है तुम्हें ऐसे देखकर। मुझे तो भय हो गया था कि कहीं उस घटिया चुड़ैल ने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा न किया हो, इसलिए जादुई गोले में तुम्हें देखा तो जल्दी से चली आई। पर उस दिन तो तुम बुरी तरह घायल हो गई थी, आज ऐसी अच्छी भली उछल रही हो। तुम्हारे नागलोक में बड़ी जल्दी ट्रीटमेंट हो जाता है क्या? ये सब तो जहरीले काढ़े का असर है। बातों बातों में शिवाली उसे चुड़ैल से फिर मुकाबला करके खत्म करने की बात बताती है। उधर चुड़ैल की सारी कहानी जानकर डायन के मन में ऋषभ को देखने की इच्छा होती है, जिसके पीछे चुड़ैल और नागिन भिड़ने को मजबूर हो गई।
डायन के कहने पर चुड़ैल उसे ऋषभ के घर ले आती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तभी चुड़ैल ऋषभ के ऑफिस के बाहर जाती है। दोनों हवा में लटकी होती हैं। तभी उनकी नजर ऋषभ और शिवाली पर पड़ती है। ऋषभ जैसा जवान लड़का देखकर जहाँ डायन उसकी तरफ आकर्षित होती है, तो चुड़ैल नागिन को उसके साथ देखकर गुस्से में कहती है, ये नागिन यहाँ क्या कर रही है? इसे तो उस दिन मैंने बुरी तरह से घायल किया था। उस दिन तो बच गई थी, लेकिन आज इसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर चुड़ैल गुस्से में उनके पास जाने लगती है। तभी डायन उसे रोककर कहती है, कम बुद्धि चुड़ैल, तेरी आंखों में खराबी है क्या? देख नहीं सकती? तेरे घायल करने के बाद भी वो बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब वो कोई साधारण नागिन नहीं है, एक शक्तिशाली नागिन है। तू उसका मुकाबला अकेले नहीं कर सकती। मुझे उसे किसी भी तरीके से मौत देनी है। उस नागिन को मारने में मैं तेरी मदद करूंगी, क्योंकि मैं 700 साल पुरानी डायन हूँ। साथ ही मेरे पास ऐसी कई शक्तियाँ हैं जिससे मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। बदले में तुझे मेरे लिए शिकार ढूंढने में मदद करनी होगी। चुड़ैल डायन की बात पर गौर करती है और कुछ नहीं करती। दोनों वहाँ से चली जाती है। शिवाली भी ऋषभ से मिलकर वापस नागलोक लौट आती है। उसके जाते ही ऋषभ आंखें बंद कर चैन की सांस भरते हुए आगे बढ़ता है। तभी वो एक अनामिका नाम की लड़की से टकरा जाता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, तो अनामिका को देखकर उसका मुंह और आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। माफ कीजिएगा, आपको लगी तो नहीं? लगी ना, सीधा दिल पर लगी। जी? मेरा मतलब मैं ठीक हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है? मैंने आपको कहीं देखा है। कहाँ? एक मिनट, आप ऋषभ तो नहीं? यार मुझे तो लगा खाली नागिन और चुड़ैल ही मुझे जानती हैं। ये भी मुझे जानती हैं। जी, लेकिन मैं अनामिका आपके ऑफिस बिल्डिंग के बगल में ही काम करती हूँ। आपको आते जाते देखा है। इफ यू डोंट माइंड, क्या हम साथ में कॉफी पी सकते हैं? ऋषभ उसकी आंखों में ऐसा खो जाता है मानो जैसे उसके बस में कुछ भी ना बचा हो। उसके सुंदर चेहरे को देखकर वो हाँ कर देता है। अनामिका आगे बढ़ने लगती है, तो ऋषभ की नजर उसकी पतली कमर पर जाती है और वो उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। अब तक ऋषभ नागिन और चुड़ैल के बीच फंसा था। क्या अनामिका से ऋषभ की मुलाकात का उसकी जिंदगी में चल रहे तूफान से कोई कनेक्शन होगा? और चुड़ैल डायन के साथ आने पर कहानी में क्या नया मोड़ लेकर आएगी, जानेंगे कहानी के अगले भाग में। पिछले भाग में डायन ऋषभ को देखने के बाद डायन नागिन के खिलाफ चुड़ैल के साथ हो जाती है। नागराज भी चुड़ैल से मुकाबला करने के लिए शिवाली की सहायता करने में मान जाते हैं। तो वहीं ऋषभ की मुलाकात अनामिका नाम की लड़की से होती है। अब बढ़ते हैं कहानी में आगे। ऋषभ अनामिका के पीछे पीछे एक कॉफी कैफे में जाता है, जहां दोनों के बीच बातें होती हैं। अनामिका के पहली मुलाकात के बाद ही दोनों बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं और ऋषभ भी खुलकर उससे बात करता है। बातों बातों में ही दोनों अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं। तो उधर नागलोक में नागराज भोलेनाथ के मंदिर में विशेष यज्ञ करवाते हैं। यज्ञ की अग्नि में से एक अभिमंत्रित खंजर प्रकट होता है, जिसे वो शिवाली को देते हुए कहते हैं, नागिन शिवाली, ये अभिमंत्रित विशेष खंजर उस भयानक चुड़ैल को मृत्यु के द्वार पहुंचाने में तुम्हारी सहायता करेगा, किंतु याद रहे इसका प्रयोग सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है। धन्यवाद नागराज। जोश में आकर होश मत गवाना शिवाली। इस खंजर का प्रयोग चुड़ैल पर उचित समय पर करना। इधर नागिन शिवाली नागराज की सहायता से उस खंजर को पा लेती है। तो वहीं जंगल में चुड़ैल डायन से कहती है, बताओ उस नागिन को कैसे टिपकाना है? इतनी जल्दी किस बात की मचा रखी है? पहले मेरे लिए शिकार का इंतजाम तो कर। जब से चुड़ैल बनी हूँ अपने लिए ही कोई शिकार नहीं मिला। तेरे लिए कौन से झाड़ से तोड़ के लाऊं शिकार? झाड़ से ला, चाहे झाड़ी से, लेकिन शिकार जवान होना चाहिए, क्योंकि जवानों का खून ही मेरे मुंह को भाता है। बढ़ते बढ़ते खत्म हो गया जिसका बुढ़ापा, उसको जवानों का खून है भाता। डायन नाम की भी अलग ही नमूनी है। ए चुड़ैल, क्या फुसफुसा रही है? ठीक है,
लेकिन तू उस नागिन को मारने में मेरी मदद कैसे करेगी? भूल गई तू? डायन हूँ मैं, अदाओं की रानी। अपनी चोटी में लपेट लूंगी उस नागिन की जिंदगानी। और कैसे? ए बिन खोपड़ी की चुड़ैल, ये चोटी मैंने खुदकुशी के लिए नहीं पाली। ये मेरी सारी शक्तियों की जमा पूंजी है। इसकी पकड़ उस नागिन की कुंडली से भी ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन वो मुझसे मुकाबला करेगी, ना कि तुझसे। जब तू नागिन से मुकाबला कर रही होगी तब मैं उस पर पीछे से वार करूंगी, अपनी चोटी में लपेट लूंगी उसे। फिर तू अपने नाखूनों से उसके शरीर को इतना छलनी कर देना कि उसके शरीर से सारा जहर कतरा कतरा करके टपक जाए। समझ गई या तुझे अपनी चोटी में जकड़ कर समझाऊं? बहुत अच्छे से समझ गई। उस नागिन को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ए चुड़ैल, अपनी ये बत्तीसी बाद में चमकाइयो, क्योंकि बिना किसी के खून से प्यास बुझाए मैं तेरी कोई मदद करने नहीं वाली। इसलिए जब तक मैं वापस आऊं तब तक मुझे मेरे लिए शिकार मिल जाना चाहिए। इतना कहकर डायन वहाँ से गायब हो जाती है और चुड़ैल सोच में पड़ जाती है कि डायन की खून की प्यास बुझाने के लिए वो किसे बलि का बकरा बनाए। तभी वो ऋषभ के पास जाने की सोचती है। तो वहीं ऋषभ हॉल में बैठा अनामिका से फोन पर बातें कर रहा होता है। आर्यन किचन से जैसे ही चाय लेकर हॉल में आता है, तभी अचानक से पूरे घर की लाइट झिलमिलाने लगती है। बातें करते करते ऋषभ के हाथों से फोन छूट जाता है। अचानक से लाइट का झिलमिलाना बंद हो जाता है और उसी समय चुड़ैल वहां आती है। डर के मारे आर्यन के हाथों से चाय की ट्रे गिर पड़ती है। अरे ऋषभ भाई, आ गई तेरी लुगाई। तुम इस नालायक के घर आ गए, पर कोई नहीं, मैं तुम्हारी तलाश में यहाँ भी आ गई। साले कहा था ना मैंने, ये दोनों कहीं भी आ सकती हैं। टपक गई ना ये यहाँ। चुप कर जा कुत्ते, मैंने थोड़ी न्योता देकर बुलाया है इसे। तुम्हें दोबारा मुझसे मिलने की खुशी नहीं है क्या? तू कोई हूर की परी है क्या जो मैं खुश हो जाऊंगा? अरे तुझे देखकर तो मैं दुख, मातम, संताप, पीड़ा और तो और बहुत तेज गुस्सा भी आ रहा है। खुशी? इसे तो इतनी खुशी हुई कि खुशी के मारे इसके होठ ही सिल गए। बेचारा क्या ही बोले। पता है ऋषभ बेबी, बहुत जल्द हम फिर से एक साथ होंगे। मैं उस नागिन को मारकर हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर कर दूंगी। फिर मैं मरकर भी तुम्हारे लिए ही तो वापस आई हूँ। इतना कहकर चुड़ैल ऋषभ के करीब बढ़ने लगती है और ऋषभ पीछे होता है। वो एक कदम बढ़ती तो ऋषभ 4 कदम पीछे चला जाता। पीछे होते होते वो आर्यन की गोद में आ गिरता है और कहता है, इतना करीब मत आओ कि डर के मारे मेरे प्राण ही सूख जाएं। सही है ना, प्राण पखेरु होंगे तो तू भी मर के इसका भूत बन जाएगा और फिर दोनों भूत चुड़ैल मिलकर मिनी चुड़ैल पैदा करना। तेरे को बड़ा मजा आ रहा है, साले मजाक चल रहा है इधर, छोड़ मुझे। इतना कहते ही आर्यन उसे छोड़ देता है और ऋषभ जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ता है। तभी चुड़ैल आर्यन की तरफ देखती है और सोचती है, ये भी तो जवान है, क्यों ना उस डायन के लिए इसी को बलि का बकरा बनाकर ले चलूं। तभी चुड़ैल झट से आर्यन का कॉलर पकड़ बहती हवा की तरह आर्यन को वहां से ले जाती है। ऋषभ को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हुआ। वो भी उसका पीछा करने के लिए घर से बाहर भागता है। तभी एक कार के वो सामने आ जाता है। कार बिल्कुल स्पीड में रुकती है। तभी उस कार में से अनामिका निकलकर कहती है, ऋषभ तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना? अनामिका, मुझे तुम्हारी कार मिल सकती है क्या? मेरा दोस्त मुसीबत में है। हाँ ले लो, लेकिन तुम्हें हुआ क्या है? अचानक फोन क्यों रख दिया तुमने? वो मैं बाद में बताऊंगा, अगर भगवान की दया से जिंदा लौटा तो। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मुझे बता नहीं सकते तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अरे मैं बारात में नहीं जा रहा जो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ कह रही हो। मेरा मतलब तुम नहीं चल सकती। कुछ बता नहीं रहे हो, मुझे साथ नहीं ले जा रहे हो तो नहीं दूंगी मैं तुम्हें कार। हाय राम, कैसी ढीठ है, आओ मरो मेरे साथ। दोनों कार में बैठते हैं और जंगल की तरफ जाने लगते हैं। उधर चुड़ैल ऋषभ को जंगल में एक पेड़ से बांध देती है। तभी अचानक वहाँ नागिन शिवाली प्रकट होती है और चुड़ैल को ललकारते हुए कहती है, दुष्ट चुड़ैल, तू अब तक इसी वन में भटक रही है, पर चिंता मत कर, आज तेरा विनाश करके मैं तुझे हमेशा के लिए भटकने से मुक्त कर दूंगी। लौट आई नावर, लगता है 100 सांपों का जहर गटक के आई है जो इतना उछल रही है। पर कोई नहीं,
मरना तो तुझे फिर भी है। तुम दोनों तो उस चिपड़े ऋषभ के लिए भिड़ रही हो, फिर मुझे किस खुशी में यहाँ घसीट लाई? तो मेरे ऋषभ को हथियाने के लिए उसके ही मित्र को मारने जा रही थी, तो जैसे चुड़ैल यही कर सकती है। इतना कहकर शिवाली अपने अर्धनागिन अवतार में आती है और चुड़ैल को अपनी कुंडली में जकड़ लेती है। जैसे ही शिवाली आग बरसाने के लिए अपना मुंह खोलती है, तभी चुड़ैल अपने हाथों के नुकीले नाखूनों से लगातार कुंडली पर प्रहार करती है और पकड़ ढीली होने पर बाहर आ जाती है। दोनों एक दूसरे पर प्रहार कर रही होती है। तभी ऋषभ भागते हुए वहां आता है। तभी शिवाली अपनी कमर में से वो अभिमंत्रित खंजर निकालकर चुड़ैल पर प्रहार करने ही वाली थी कि तभी ऋषभ चिल्लाकर कहता है, रुक जाओ शिवाली और चंचल तुम भी। अरे तुम्हारे चक्कर में जिंदगी झंड मेरी हुई पड़ी है और लड़ तुम आपस में रही हो। ये सब देखकर लगता है कि मैं इस गोले का ही नहीं। ये सब मैं तुम्हें पाने के लिए ही तो कर रही हूँ। प्रेमी हो तुम मेरे। नागराज के सामने नौटंकी करके इसे हमारे जीवन से दूर करना चाहती थी ताकि हमारा मिलन हो सके। अरे पर मुझे तुम्हारा होना ही नहीं है। और तुम शिवाली, ऐसा है मिलन गया गुइया के खेत में। अरे मैं कोई एलियन नहीं हूँ जो ऐसी बद्धी चुड़ैल या डसने वाली नागिन के साथ अपनी जिंदगी काट लूं। माना एक समय था जब मुझे तुम दोनों से प्यार हुआ, लेकिन एक इंसान चुड़ैल या नागिन के साथ जिंदगी थोड़ी बिता देगा। इंसान हूँ, मुझे नहीं चाहिए इतनी वाइल्ड लाइफ। अरे नहीं चाहिए। तो फिर मेरा क्या होगा? मुझे क्या पता, और मुझे पता करना भी नहीं है। और हाँ, अपनी लड़ाई के चक्कर में मेरे जिगर के छल्ले का जो तुमने हाल किया है ना, वो ठीक नहीं है। और हाँ, एक और बात, मेरी लाइफ में ऑलरेडी एक लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ, जो मेरे बगल में खड़ी है। पर तुम्हारे बगल में तो पेड़ है। तभी ऋषभ देखता है तो अनामिका पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। उसे खींचकर वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, चुड़ैल, नागिन, ये है मेरा प्यार, इसके साथ ही लूंगा जिंदगी गुजार। फैसला मेरा यही है हर बार, चाहे मुझे दो मौत के घाट उतार। इतना कहकर ऋषभ आर्यन की रस्सियां खोलता है और अनामिका का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगता है। नागिन और चुड़ैल बस उसे देखते ही रह जाती है। तभी उनकी नजर अनामिका के पैरों पर जाती है, जो कि उल्टे होते हैं और उसकी चोटी देखते ही देखते लंबी हो जाती है। वो जाते हुए पीछे मुंह घुमाती है तो उसका चेहरा देखकर नागिन और चुड़ैल हैरान होकर एक साथ बोलती हैं, ये तो एक एक डायन है। डायन है।